हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारे रीनल कैलकुला या किडनी स्टोन वाला जो टॉपिक चल रहा था, इसमें प्रीवियस में 2 वीडियोस बना चुका हूँ। उन प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने आपको इसके डायग्नोस्टिक तक कंप्लीट करा दिया था। अब इसका जो मैनेजमेंट बच रहा था उसको आज अपन इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो किडनी स्टोन की वीडियो अगर आपने प्रीवियस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ मेरे पेज पे जाके, होम पेज पे जाके जो है प्रीवियस वीडियोस दे सकते हैं। बाकी मैं इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे अगर किडनी स्टोन्स के मैनेजमेंट की बात करें तो जो किडनी स्टोन्स होते हैं उनका जो मैनेजमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि जो स्टोन है वो किस टाइप का है, किस तरह का है, मतलब किस प्रकार का स्टोन है और उसका जो साइज है वो कैसा है। उस बेस पे जो है इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो स्टोन स्मॉल साइज के होते हैं उन स्टोन्स के लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाता है और लार्ज स्टोन जो होते हैं उसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जनरली जो स्मॉल स्टोन होते हैं या जो छोटे स्टोन होते हैं साइज़ में, उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं या यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। लाइक जो आपको साइज़ बता देता हूँ स्टोन का, जैसे अगर स्टोन का साइज़ 5 mm या 5 mm से कम है तो इस साइज़ के जो स्टोन होते हैं ये यूजुअली दवाइयों से ही बाहर आ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बट अगर यह स्टोन का साइज़ 5 mm से 10 mm के बीच में है तो ऐसे स्टोन्स में 50% चांस होते हैं कि वो दवाई से ही ठीक हो जाए। अब अगर किसी स्टोन का साइज 10 mm से ज़्यादा होता है, इससे मोर देन होता है 10 mm से, तो ऐसे स्टोन सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं हो पाते हैं, इनको बाहर निकालने के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो डिपेंड करता है कि किडनी का स्टोन का जो साइज है वो कैसा है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो ठीक है। अब यहाँ पे जो बात कर ले कि स्मॉल स्टोन है तो क्या होगा, उसके लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, दवाइयों से ठीक हो जाएगा, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अपन स्मॉल स्टोन्स को बाहर निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली मेन चीज़ तो है कि जिन लोग पेशेंट्स में, जिन लोगों में स्टोन प्रेजेंट रहता है किडनी में, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए? 2.5 से 3.5 लीटर पर डे के हिसाब से पानी पीना चाहिए। इसके अलावा डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। डाइट में आप जो है ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जिनमें बीज होते हैं, जैसे टमाटर हो गया, हरी मिर्च हो गई, और भी जो सब्जियां होती हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं, ऐसी सब्जियां नहीं खानी है। बेसन वगैरह खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा पानी के साथ साथ नींबू पानी भी खूब पीना है, इससे स्टोन जल्दी जो है निकलने के बाहर चांस होंगे। अब इसके साथ जो दवाइयाँ जो दी जाती है स्मॉल स्टोन्स के ट्रीटमेंट में वो कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे पेन रिलीवर्स में आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सोन दे सकते हैं दर्द को कम करने के लिए, जो स्टोन के थ्रू होता है। दूसरा, यहाँ पे अगर यूरिक एसिड का स्टोन है तो यहाँ पे एलोप्यूरिनोल ड्रग दी जाती है इसको ख़त्म करने के लिए। स्ट्रूवाइट स्टोन है तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स दी जाएगी। आप लोगों को मैंने जब किडनी स्टोन्स के टाइप पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि जो स्ट्रूवाइट स्टोन होता है ये किसकी वजह से होता है? इन्फेक्शन की वजह से होता है। यूटीआई में जो बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया जो है स्ट्रूवाइट स्टोन कोज करने में रिस्क फैक्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने को स्टूवाइट स्टोन को ट्रीट करना है तो यहाँ पे पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी होता है। अगर इन्फेक्शन ख़त्म होगा तो ये स्टोन अपने आप ख़त्म होने लग जाएंगे। हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन एंड कोट्रीमोक्साजोल। नेक्स्ट वन, यहाँ पे कैल्शियम स्टोन की बात करें तो कैल्शियम स्टोन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे थाइजिड जो डायरेटिक्स आती है, इस तरह की ड्रग्स जो है देनी पड़ती है पेशेंट को, ताकि जो स्टोन्स, कैल्शियम स्टोन्स बनने वाले हैं या बन रहे हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा अदर ड्रग्स भी यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे स्मूथ मसल्स जो होती है उनको रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे एक ड्रग दी जाती है किडनी स्टोन के पेशेंट में, जेलिन नाम की ड्रग, जिसमें 2 साल्ट आते हैं। एक तो आता है टेम्सुलोसिन और एक आता है ड्यूटास्टेरॉइड। ये दोनों साल्ट से मिलकर बनती है जेलिन ड्रग। और ये क्या करती है, जो पेशेंट में ब्लैडर, यूरिटर्स वगैरह है, इनकी जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करती है, जिससे एक तो पेन कम होता है, दूसरा स्टोन भी बाहर निकलने के चांस बन जाते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई उस ट्रीटमेंट की जो स्मॉल स्टोन्स में दिया जाता है। ओके। सेकंड वन, अब आप आ जाते हैं लार्ज स्टोन्स पे, यानी जो जिन स्टोन्स का साइज़ बड़ा होता है, जैसा मैंने आपको बताया 10 mm या 10 mm से अगर साइज़ बड़े के अगर जो स्टोन होते हैं उनको निकालने के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की जो है सर्जरी की जाती है। लाइक यहाँ पे एक सर्जरी तो आती है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथियोट्रिप्सी ओनली, मैं आपको इनके नाम पढ़ के बता रहा हूँ। देन इनके जो डायग्राम है
उनके थ्रू आपको इनका प्रोसीजर बता दूंगा कि सर्जरी क्या होती है और कैसे परफॉर्म की जाती है। तो पहली सर्जरी तो यहाँ हो गई एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। सेकेंड सर्जरी यहाँ पे आती है नेफ्रोलिथियोटोमी। थर्ड सर्जरी यहाँ पे आती है यूरिट्रोस्कोपी। अब ये सर्जरीज क्या होती है, कैसे परफॉर्म होती है, तो उसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे जो पहली सर्जरी मैंने आपको बताई थी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, अब ये क्या सर्जरी होती है, तो यहाँ पे इसको अपन सर्जरी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको एक कॉमन प्रोसीजर बोलेंगे। क्यों? इसमें किसी भी तरह का इंसिजन नहीं किया जाता है, ना ही यहाँ पे कोई एनेस्थीसिया वगैरह का यूज़ होता है। मतलब यहाँ पे पेशेंट को कोई चीरा वगैरह नहीं लग रहा है, तो इसको एक सर्जरी नहीं बोल सकते हैं अपन। ठीक है। तो इस प्रोसीजर में किया क्या जाता है, पेशेंट को, ये आप जो देख रहे हैं ये मशीन है, एक्सरे जो आप देखते हैं एक्सरे टाइप की मशीन दिख रही होगी आपको, सेम ऐसे एक्सरे की भी रहती है। ये यहाँ पे जो मशीन है, ठीक है, इसके नीचे पेशेंट को यहाँ पे लिटाया जाता है। अब ये मशीन क्या करती है, इस मशीन से शॉक वेव्स निकलती है। क्या निकलती है? शॉक वेव्स निकलती है जो वाइब्रेशन पैदा करती है। ठीक, क्या करती है? वाइब्रेशन पैदा करती है। अब ये जब ये शॉक वेव को जहाँ वहाँ पे डाला जाता है जहाँ पे स्टोन प्रेजेंट है, मान लो जैसा ये डायग्राम में दिख रहा है यूरिटर में स्टोन प्रेजेंट है, तो मशीन से शॉक वेव को कहाँ पे लोकेट किया जाता है? इस स्टोन पे। अब ये शॉक वेव्स क्या करेगी, इस एरिया में जो है या इस स्टोन वाले एरिया में वाइब्रेशन पैदा करेगी। वाइब्रेशन पैदा होगा तो ये स्टोन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, स्टोन छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेज में ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद में ये बाहर निकल जाएगा मेडिसिन के थ्रू। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव जो लिथोट्रिप्सी है, इसको अपन एक सर्जरी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें किसी तरह का इंसिजन नहीं किया जाता है। इसमें ओनली क्या किया जाता है, एक मशीन के नीचे पेशेंट को लिटा के इसे शॉक वेव उसको डाला जाता है। कहाँ पे डाला जाता है? जहाँ पे स्टोन प्रेजेंट है। शॉक वेव्स क्या करती है? वाइब्रेशन पैदा करती है। वाइब्रेशन की वजह से ये स्टोन छोटे छोटे पीसेज में टूट जाता है और बाद में दवाइयों के थ्रू बाहर आ जाता है। ओके, सेकेंड में सर्जरी यहाँ पे जो अब आ रही है, जो हम एक्चुअल सर्जरी है उसको बोलते हैं नेफ्रोलिथोटोमी। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, फ्लैंक एरिया में, फ्लैंक एरिया आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फ्लैंक एरिया जो होता है, ठीक है, फ्लैंक एरिया में क्या करते हैं, एक इंसिजन करते हैं, स्मॉल इंसिजन। कहाँ से? पीछे से, यानी पीठ की तरफ से, बैक साइड से जो इंसिजन किया जाता है, इस इंसिजन के थ्रू किडनी में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, इस तरह से पहले ट्यूब इंसर्ट करी जाती है। पहले इंसिजन कर दिया, इंसिजन करने के बाद इसमें एक ट्यूब इंसर्ट कराई जाती है, जैसा आप यहाँ पे ये ब्लू कलर की देख रहे हैं। अब यहाँ पे ट्यूब इंसर्ट कराने के बाद में इस ट्यूब के अंदर से एक स्कोप को जो है अंदर किडनी में डाला जाता है, जिसको बोलते हैं नेफ्रोस्कोप। ठीक है, ये जो नेफ्रोस्कोप होता है इसके अंदर जो है लाइट लगी हुई होती है, कैमरा लगा हुआ होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, डॉक्टर इस नेफ्रोस्कोप को किडनी के अंदर ले जाते हैं, कैमरे से डिस्प्ले में देखते हैं कि स्टोन कहाँ पे प्रेजेंट है। स्टोन लोकेट होने के बाद में उसको जो है ब्रेक करके बाहर निकाल लिया जाता है इस ट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं नेफ्रोलिथोटोमी। सर्जरी या प्रोसीजर जो आता है इसको बोलते हैं यूरिट्रोस्कोपी, जिसके अंदर एक यूरिटरी, जो आप ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसको बोलते हैं यूरिट्रोस्कोप। इस यूरिट्रोस्कोप को यूरिथ्रा के थ्रू, ये जो फीमेल यूरिथ्रा आप देख रहे हैं इसके थ्रू यहाँ से इंसर्ट कराया जाता है। यहाँ से इंसर्ट कराने के बाद इसको ब्लेडर में लाया जाता है, ब्लेडर से इसको वहाँ ले जाया जाता है जहाँ पे स्टोन प्रेजेंट है। यहाँ पे टर्म आ रहा है यूरिट्रोस्कोपी। यूरिट्रोस्कोपी का मतलब है यूरिटर का विजुअलाइजेशन करना। ठीक है, तो इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? यूरिट्रोस्कोप। अब इस यूरिट्रोस्कोप को या इसकी जो ट्यूब होती है उसको यूरिथ्रा के थ्रू कहाँ ले जाया जाता है? यूरिटर में, जहाँ पे स्टोन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ले जाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्टोन प्रेजेंट है इसको दो वे से या दो तरीक़ों से जो है स्टोन को बाहर निकाला जा सकता है। एक तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा ये वाला जो प्रोसीजर है इसमें आप ये वायर्स देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो तरीका है इसको बोलते हैं बास्केट। ठीक है, बास्केट थेरेपी। इसमें क्या करते हैं, ट्यूब के अंदर एक बास्केट या वायर लगे हुए होते हैं जिसको स्टोन के ऊपर जो है टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और इसके थ्रू जो है बांधने के बाद जो है स्टोन को बाहर खींच लिया जाता है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे जो तरीका होता है वो होता है लेज़र थेरेपी। क्या होता है? लेज़र
थेरेपी। लेज़र थेरेपी में क्या करते हैं, इस यूरेट्रोस्कोप में जो है लेज़र लगी हुई होती है, वो लेज़र से स्टोन को छोटे छोटे पीसेज में टुकड़ा ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक या तोड़ने के बाद उसको जो है स्टोन को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं यूरेट्रोस्कोपी, जिसमें क्या करते हैं, यूरेटर स्कोप जो होता है उसको यूरिथ्रा के थ्रू इंसर्ट करा के वहाँ पे ले जाया जाता है यूरेटर में जहाँ पे स्टोन प्रेजेंट है। देन वहाँ पे इसको कैसे रिमूव किया जाता है, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है बास्केट थेरेपी, जिसमें इस तरह के वायर से जो है स्टोन को बाहर निकाल लिया जाता है। दूसरी होती है लेज़र थेरेपी, जिसमें क्या करते हैं, जो इस यूरेट्रोस्कोप होता है उसमें लेज़र रहती है, उस लेज़र से जो है स्टोन को ब्रेक करके बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से जो है सर्जरी की जा। नेक्स्ट वन यहाँ पे इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो ये पेज है ये थोड़ा सा ब्लर है, मतलब दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको इसको पढ़ के बता दूंगा क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आता है नर्सिंग मैनेजमेंट में, वो आता है एक्यूट पेन रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिन फ्लो, यानी कि यूरिन फ्लो में अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन की दिखती सी बात है, स्टोन प्रेजेंट है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, रुकावट हो रखी है, जिस वजह से पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, तो इसको ये जो प्रॉब्लम है या जो डायग्नोसिस बना है इसके लिए क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस प्रोवाइड की जाएगी, तो यहाँ पे पहले इंटरवेंशन है डिटरमाइन एंड नोट लोकेशन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ पेन। यहाँ पे क्या करना है, नोट करनी है। ठीक है, पता लगाना है और नोट करनी, कहाँ क्या करनी है नोट, एक तो लोकेशन नोट करनी है कि पेन कहाँ पे हो रहा है, कितनी ड्यूरेशन में हो रहा है और कितनी इंटेंसिटी के साथ हो रहा है। ओके, सेकंड वन क्या करना है, प्रोवाइड कंफर्ट मेजर लाइक बैक रब एंड रेस्टफुल इन्वायरमेंट। अब क्या करना है, पेशेंट को कंफर्ट मेजर्स प्रोवाइड करनी है, लाइक बैक रब कर सकते हैं पेशेंट की, या उसको जो है एक रेस्टफुल इन्वायरमेंट, साइलेंट क्विट इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरवेंशन आती है प्रोवाइड डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ टू द पेशेंट। पेशेंट को ऐसी डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ हम प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे पेशेंट का पेन से ध्यान हटे और उसका जो दर्द है वो कम हो। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो एक और इंटरवेंशन आती है कि पेशेंट को हम एनाल्जेसिक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। ठीक है, एनाल्जेसिक्स क्या काम आती है, पेन को कम करने के लिए। ये तो बात हो गई पहले डायग्नोसिस की। सेकंड वन नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे बनता है इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अब यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है स्टोन की वजह से, उस वजह से क्या होगा, पेशेंट को यूरिन एलिमिनेट करने में दिक्कत आएगी, यानी यूरिन पास आउट करने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे, तो पहला पेशेंट का जो इनटेक और आउटपुट है वो हमें रिकॉर्ड करना है, यानी पेशेंट कितना पानी ले रहा है, कितना फ्लूइड ले रहा है और कितना वो बाहर निकाल रहा है, दोनों को रिकॉर्ड करना है और पता लगाना है। ठीक है, सेकंड वन यहाँ पे जो यूरिन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने, यानी जो यूरिन पास आउट कर रहा है पेशेंट वो किस तरह का यूरिन है इसका पता लगाना है। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन पेशेंट नॉर्मल वॉइडिंग पैटर्न। पेशेंट का जो नॉर्मल वॉइडिंग पैटर्न है, यूरिनेशन पैटर्न है, वो हमें पता लगाना है कि पेशेंट दिन में कितनी बार यूरिन करता है नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पेशेंट को इंकरेज करना है चलने के लिए, जितना हो सके पॉसिबल हो सके उसको बोलना है कि आप थोड़ा बहुत वॉक करें। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे जो भी लैब रिपोर्ट्स आती है वो हमें चेक करनी है, उसमें जो है क्या क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल एंड क्रिएटिन लेवल हमें चेक करना है। ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल्स होते हैं लाइक ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिन, इनका लेवल चेक करना है और इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल भी चेक करना है। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो यूरिन है उसका कल्चर करवाना है, क्यों करवाना है ये पता लगाने के लिए कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो नहीं, और इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन यहाँ पे डायग्नोसिस आता है डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन। अगर यहाँ पे पेशेंट या उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसकी को नॉलेज नहीं है डिजीज़ के रिगार्डिंग, तो ये एक डायग्नोसिस बन सकता है। अब उनको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या हम नर्सिंग इंटरवेंशन देंगे, तो सबसे पहले पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स के जो नॉलेज है, लेवल है, उसको हमें एसेस करना है और उनका जो डिजीज़ प्रोसेस के रिगार्डिंग, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या उनका सोचना है, उनको उनके बारे में कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, ये हमें पता लगाना है। सेकेंड वन हमें क्या करना है, पेशेंट को एंकरेज करना है उसकी फीलिंग्स को वर्बलाइज करने के लिए। ठीक है, कि उसके क्या क्या डाउट्स है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या सोचता है, वो सभी उसको वर्बलाइज करना है। नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन प्लान बनाना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड या फैमिली नीड, यानी पेशेंट और फैमिली नीड, उसकी फैमिली को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन चाहिए, उनको क्या क्या चीज़ की नीड है, उस अकॉर्डिंग हमें एक जो हेल्थ एजुकेशन प्लान बनाना है और उनको
बताना है। और लास्ट वन यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशन आता है, एडवाइस फॉर फॉलो अप केयर। पेशेंट को ये बोलना है कि अगर आप डिस्चार्ज हो जाते हैं तो बाहर उसके बाद में जब भी आपको बुलाया जाए उस टाइम आपको ट्रीटमेंट के लिए आना है। ओके, तो ये बात हो गई नर्सिंग मैनेजमेंट की। और आज ये रीनल कैलकुला या किडनी स्टोन का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।